आज हम एक ऐसी डीक्लासिफाइड फाइल खोलने जा रहे हैं जो हिस्ट्री के सबसे फॉर्मिडेबल, सबसे खतरनाक और सबसे ट्रैजिक एम्पायर की ग्राउंड जीरो कहानी है। ये डॉसियर है यूएसएसआर का, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री जो सिर्फ ब्लड और आयरन से लिखी गई। सो लेट्स डाइव इनटू इट। अब जस्ट थिंक अबाउट दिस अनबिलीवेबल कॉन्ट्रास्ट फॉर अ सेकंड। एक तरफ आप देखिए पीक यूएसएसआर की ताकत, 11 टाइम जोन्स में फैला हुआ एक मैसिव देश, न्यूक्लियर वेपन्स का एंडलेस जखीरा और स्पेस रेस को ग्लोबली लीड करने वाला एक एब्सोल्यूट सुपर पावर। और फिर दूसरी तरफ उसकी औकात देखिए, जहां से ये सब शुरू हुआ, 1917 का रशिया, एक पूरी तरह टूटा हुआ देश जहां फ्रीजिंग कोल्ड में लोग एंडलेस ब्रेड लाइंस में खड़े थे और मास स्टार्वेशन ओपनली फैला हुआ था। तो सवाल यह है कि एक स्टार्विंग टूटा हुआ देश इतनी जल्दी दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर बन कैसे गया? इस कहानी की असल शुरुआत होती है 300 साल पुरानी रोमनॉफ डायनेस्टी के वायलेंट कोलैप्स से। तार निकोलस II का बनाया हुआ वो ग्रैंड रशिया, जो अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला हो चुका था। अगर हम उस वक्त की इंपीरियल रशिया की ग्रिम रियलिटी को देखें तो सिचुएशन एब्सोल्युटली टेरिफाइंग थी। देश की 80% पॉपुलेशन पेजेंट्स की थी, यानी गरीब किसान। एक तरफ चार के ग्रैंड लग्जूरियस पैलेसेस थे और दूसरी तरफ सोसाइटी में एक्सट्रीम वेल्थ इनइक्वालिटी थी। और फिर जैसे ये कम ना हो, वर्ल्ड वॉर I का मिलिट्री डिजास्टर आ गया। इंपीरियल आर्मी पूरी तरह से डिमोरलाइज्ड हो चुकी थी। सोल्जर्स के पास बॉर्डर पे लड़ने के लिए हथियार तक नहीं थे और आम लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। एंडलेस ब्रेड लाइंस और मास स्टार्वेशन ने उस पेजेंट मेजॉरिटी को एक ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट पर ला खड़ा किया जहां से बगावत के अलावा उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और फिर आया 1917 का साल, द ईयर द एम्पायर फाइनली एंडेड। ये कोलैप्स कितना तेज और केओटिक था, ये देखकर आज भी हैरानी होती है। मार्च 1917 में सड़कों पर ब्रेड राइट्स शुरू होते हैं, जो फरवरी रेवोल्यूशन में बदल जाते हैं। इसका प्रेशर इतना एक्सट्रीम था कि उसी महीने जार निकोलस II को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है, फोर्स्ड एब्डिकेशन। एक झटके में सदियों पुराना एम्पायर कोलैप्स कर गया। और उस केओस के बीच नवंबर 1917 में, जिसे एक्चुअली अक्टूबर रेवोल्यूशन कहा जाता है, व्लादिमीर लेनिन और उनके बोल्शेविक्स डायरेक्टली विंटर पैलेस को स्टॉर्म करते हैं। उन्होंने प्रैक्टिकली उस फ्रैक्चर्ड देश की पावर को जमीन से उठाकर अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। एम्पायर तो गिर चुका था, राइट? लेकिन ये शांति नहीं, बल्कि एक नए खूनी युग की बस शुरुआत थी। व्लादिमीर लेनिन और उनके बोल्शेविक्स की वायलेंट अपवर्ड ट्रैजेक्टरी अब रास्ता बना रही थी। उन्होंने पावर हासिल कैसे की? सिर्फ 3 शब्दों से, पीस, लैंड, ब्रेड। शांति, जमीन और रोटी। ये लेनिन का वो ब्रिलियंट, ऑलमोस्ट यूटोपियन पॉलिटिकल प्रॉमिस था जिसने डेस्परेट मासेस को कम्युनिस्ट कॉज के पीछे इंस्टेंटली एकजुट कर दिया। एक ऐसी आबादी जिसके पास खोने को लिटरली कुछ नहीं था, उनके लिए ये प्रॉमिस एक परफेक्ट सोसाइटी की उम्मीद था। लेकिन यू नो हाउ इट गोज, यूटोपिया और रियलिटी के बीच का फर्क हमेशा ग्रिम होता है। एक तरफ थी द प्रॉमिस, पीस, लैंड, ब्रेड, और दूसरी तरफ द रियलिटी। शांति के बदले उन्हें एक ब्रूटल सिविल वॉर झेलनी पड़ी। जमीन की जगह देश में रेड टेरर शुरू हुआ, जहां रूटलेस चेका सीक्रेट पुलिस ने सिस्टमैटिकली अपने ही लोगों को निशाना बनाया, टॉर्चर किया। और इसी डार्क वायलेंस के बीच रोमानोव रॉयल फैमिली का उस बेसमेंट में ब्रूटल एग्जीक्यूशन किया गया। प्रॉमिस कुछ और था, रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट। इस नए देश का सर्वाइवल बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1918 से लेकर 1921 तक रेड आर्मी और ऑपोजिशन यानी व्हाइट आर्मी के बीच एक डेडली खूनी लड़ाई चली। मैटर इतना सीरियस था कि 5 या 6 फॉरेन आर्मीज, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस और जापान जैसे पावर शामिल थे, उन्होंने डायरेक्टली इंटरवीन किया ताकि इस कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को दबा सकें। लेकिन इन सारे डेस्परेट इंटरवेंशंस के बावजूद रेड आर्मी ने जीत हासिल की। आखिरकार सारी ऑपोजिशन को कुचलने के बाद 30 दिसंबर 1922 को 4 रिपब्लिक्स ऑफिशियली यूनाइट हुए और द यूएसएसआर का फॉर्मल जन्म हुआ। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट तब आता है जब लेनिन स्क्रीन से हटते हैं। अब एंट्री होती है जोसेफ स्टालिन की, आयरन एंड टेरर का एक खौफनाक नया अध्याय। देखिए, जनवरी 1924 में लेनिन की डेथ के बाद पार्टी के अंदर एक खतरनाक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ। अपनी आखिरी वार्निंग्स में लेनिन ने स्पेसिफिकली कहा था कि स्टालिन को पावर में आने से रोका जाए, बट अनफॉर्चुनेटली नो वन लिसन्ड। स्टालिन ने लियोन ट्रॉट्स्की को रूथलेसली साइड ट्रैक किया और पावर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। उसका विजन क्लियर था, सेंट्रल प्लानिंग के जरिए रशिया को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना, और इसके स्टेप्स ब्रूटल थे। उसने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एंड किया, रिजिड 5 ईयर प्लान्स लागू किए जिनका एक ही मकसद था, मैसिव हेवी इंडस्ट्रियल आउटपुट।
और इसके लिए उसने फोर्स्ड एग्रीकल्चरल कलेक्टिवाइजेशन थोप दी। हाँ, रशिया एग्रीकल्चर से हेवी इंडस्ट्री पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म जरूर हुआ, लेकिन उन स्टेट फैक्ट्रीज और कलेक्टिव फार्म्स में ऑर्डिनरी वर्कर्स को जो ब्रूटल लिविंग कंडीशंस झेलनी पड़ी, वो रैपिड स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक ऐसा ह्यूमन कॉस्ट था जिसे जस्टिफाई करना इम्पॉसिबल है। और उस ह्यूमन कॉस्ट का सबसे भयानक सबूत है ये नंबर, 3.5 मिलियन, 35.5 लाख लोग। जस्ट पॉज एंड लेट दैट नंबर सिंक इन। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है। फोर्स्ड कलेक्टिवाइजेशन की वजह से यूक्रेन में एक डेविस्टेटिंग स्टेट ड्रिवन फैमिन आया था, जिसे होलोडोमोर कहा जाता है। सरकार ने ऑर्डिनरी सिटीजन से उनका उगाया हुआ अनाज और सीधी रोजी रोटी तक छीन ली। एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड फैमिन जिसने ऑर्डिनरी सिटीजन्स की लिव्ड एक्सपीरियंसेस को एक लिविंग हेल बना दिया था। मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल जस्ट स्टार्व टू डेथ। और इस ब्रूटल टाइमलाइन में एक और नंबर स्टैंड आउट करता है, 6 लाख लोग। ये द ग्रेट पर्ज का नतीजा था। स्टालिन की पैरानॉइड ब्रूटैलिटी ऐसी थी कि उसको हर तरह दुश्मन नजर आते थे। उसने अपने ही मिलिट्री ऑफिसर्स और टॉप पार्टी मेंबर्स पर हेविली स्क्रिप्टेड थिएट्रिकल शो ट्रायल्स चलवाए। जिन्हें भी उसने परसीव्ड एनिमीज समझा, बिना किसी रियल एविडेंस के डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया गया। 6 लाख लोग गायब। और जो लोग एग्जीक्यूशन से बच गए ना, उनकी किस्मत इस अंधेरे चैप्टर में कैद हो गई। द गुलाग, फ्रोजन साइबेरिया के जमा देने वाले ठंड में वास्ट फोर्स्ड लेबर कैंप्स का एक पूरा नेटवर्क। बाहर पब्लिक में तो सोशलिस्ट आइडियल्स और वर्कर्स पैराडाइज की यूटोपियन बातें होती थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में मिलियंस ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर से ब्रूटली हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मजदूरी करवाई जा रही थी, बिना बेसिक ह्यूमन राइट्स के। वो यूटोपियन पॉलिटिकल प्रॉमिस अब पूरी तरह से एक स्टेट ड्रिवन नाइटमेयर की ग्रिम रियलिटी बन चुका था। इंटरनल टेरर के बाद अब इस डॉसिए का फोकस शिफ्ट होता है बाहर की तरफ। वर्ल्ड वॉर 2 का अपोकलिप्टिक सर्वाइवल, जब पूरे यूरोप के आसमान पर तबाही आने वाली थी। 1939 में एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज हुई। स्टालिन ने नाजी जर्मनी के साथ एक फ्रेजाइल मोलोटोव रिबेंट्रॉप नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर लिया, लेकिन हिटलर पर ट्रस्ट करना एक मैसिव भूल थी। सोवियत स्पाइज ग्राउंड पर क्लियरली और एक्सप्लिसिटली वार्न कर रहे थे कि नाजी अटैक डेफिनेटली होने वाला है। उन्होंने एग्जैक्ट डेट्स तक दे दी थी, लेकिन यह हिस्ट्री का एक ऐसा डेस्परेट इंटेलिजेंस फेलियर था जिसमें स्टालिन ने इन सारी सॉलिड वार्निंग्स को फेक और फैब्रिकेटेड बताकर सीधे डिसमिस कर दिया। नतीजा क्या निकला? जब हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा स्टार्ट किया तो रेड आर्मी कंप्लीटली 100% अनप्रिपेयर्ड थी। नाजी इन्वेजन आते ही फ्रंट लाइंस पर एब्सोल्यूट मिलिट्री कैटास्ट्रोफी शुरू हो गई। लेकिन फिर इस ग्लोबल वॉर का सबसे बड़ा और ब्लडीएस्ट टर्निंग पॉइंट आया, द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। 6 महीने तक वहां ब्रूटल स्ट्रीट बाय स्ट्रीट फाइटिंग चली। एक एक रूम, एक एक इमारत के लिए अनइमेजिनेबली ब्लडी लड़ाई हुई, और सोवियत आर्मी की उसी आखिरी खड़े रहने की डिस्परेट जिद ने जर्मन वॉर मशीन के मोमेंटम को हमेशा के लिए तोड़ दिया। वॉर खत्म होते होते रेड आर्मी ने बर्लिन पर अपना फ्लैग जरूर लहरा दिया था, जीत उन्हीं की हुई थी। लेकिन इस स्टैगरिंग नंबर को हमेशा याद रखना जरूरी है। 27 मिलियन सोवियत डेड, 27 मिलियन, ये ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे ड्रेडफुल फिगर्स में से एक है। यूएसएसआर आगे चलकर जो एक ग्लोबल सुपर पावर बना, उसका पूरा फाउंडेशन इन्हीं 27 मिलियन लाशों और अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस के बुनियाद पर खड़ा था। वर्ल्ड वॉर 2 की राख और तबाही से जो स्टेट बाहर निकल कर आया, वो अब और भी आयरन फेस्टेड था। अगला दौर शुरू होता है द कोल्ड वॉर का और यूएसएसआर के सुपर पावर स्टेटस का, जहां वो ग्लोबली वेस्टर्न दुनिया को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर के बाद इनका एसेंट सुपर पावर बनने तक कितना माइंड ब्लोइंग और रैपिड था, आप इन माइलस्टोन से देखिए। 1949 में उन्होंने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया और यूएस की न्यूक्लियर मोनोपोली रातों रात तोड़ दी। 1957 में स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च करके उन्होंने स्पेस एज स्टार्ट कर दी। 1961 में यूरी गगारिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बन गए। न्यूक्लियर आर्म्स रेस हो या स्पेस रेस, यूएसएसआर बिल्कुल यूएस को टक्कर ही नहीं बल्कि लीड कर रहा था। इन्हीं रैपिड टेक्नोलॉजिकल लीप्स ने कोल्ड वॉर की गर्मी को एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पर पहुंचा दिया। इस पावर स्ट्रगल का नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया लिटरली 2 आइडियोलॉजिकल हिस्सों में टूट गई। विंस्टन चर्चिल ने जिसे द आयरन कर्टन कहा था, एक तरफ था ईस्टर्न ब्लॉक, जहां सोवियत यूनियन का एब्सोल्यूट पैरानॉइड कंट्रोल था, और कम्युनिज्म वहां की नई ईस्टर्न यूरोपियन सैटेलाइट स्टेट्स पर फोर्सफुली थोपा जा रहा था। दूसरी तरफ था वेस्टर्न ब्लॉक, जिसमें यूएस का इन्फ्लुएंस, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेटिक आइडियल्स थे। ये डिवीजन सिर्फ जमीन का नहीं था, ये दिलों, दिमागों और दुनिया के फ्यूचर का बंटवारा था। और ये पैरानोया और डोमिनेंस की भूख अपने एब्सोल्यूट पीक पर आए 1962 में, द ब्रिंक ऑफ एनाइलेशन।
सोवियत यूनियन ने सीक्रेटली अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस कर दी। यूएस इंटेलिजेंस को जब ये इंस्टॉलेशंस मिले तो उसके बाद चला एक टेंस नर्व रैकिंग 13 डेज का स्टैंड ऑफ। इन 13 दिनों में पूरी दुनिया वर्चुअली ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर के ठीक एज पर लाके खड़ी कर दी गई थी। एक गलती और सब खत्म। आखिर में एक सीक्रेट डिप्लोमैटिक डील हुई और सोवियत मिसाइल्स पे ड्रॉ कर ली गई। लेकिन लेट मी टेल यू, मैनकाइंड ने टोटल एनाइलेशन को अपने ठीक सामने से गुजरते देखा था। तो एक टूटे हुए भूखे इंपीरियल रशिया से शुरू होकर 11 टाइम जोन्स तक फैलने वाले न्यूक्लियर सुपर पावर बनने की एक कहानी आज हमने देखी। एक ऐसी कहानी जो अपने पीछे करोड़ों लाशें और गुलाग का नरक छोड़ गई। इस डॉसियर को बंद करने से पहले एक हॉन्टिंग सवाल हमेशा बाकी रह जाता है। क्या ये हॉरिफिक ह्यूमन कॉस्ट एक ऐसी डूम्ड कम्युनिस्ट सिस्टम का अनअवॉइडेबल नतीजा था जो फंडामेंटली ही फेल होने वाला था, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ स्टालिन जैसे एक डिक्टेटर की ब्रूटल पैरानोया का एक्सट्रीम रिजल्ट था? ये वो थॉट प्रोवोकिंग मिस्ट्री है जो आज तक हिस्टोरियंस और दुनिया के लिए एक डीक्लासिफाइड फाइल बनी हुई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?